So, hello everyone. So, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. So, कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, बढ़िया हैं, प्रिपरेशन से एकदम जबरदस्त चल रही है, राइट? सो इस वीडियो के अंदर अपन अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर सीए फाइनल लॉ पेपर 4 फॉर द अपकमिंग November 23 examinations, and let me tell you, the amendments are very minor. The amendments are very negligent and you don't have to worry about them. इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर अपन सारे के सारे अमेंडमेंट्स कर लेंगे लॉ के, और उसके अलावा आपको कुछ और कहीं रेफर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। अब इस पार्टिकुलर अमेंडमेंट शीट को आपको डाउनलोड कहां से करना है, कैसे करना है, तो विजिट कीजिए हमारा वेबसाइट www.apnamentor.com। कहां विजिट करेंगे सर? www.apnamentor.com। और इस पार्टिकुलर वेबसाइट के अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज सेगमेंट में जो नोट्स है, जो अमेंडमेंट नोट्स है, वो आपको मिल जाएगा वहां। दैट इज विजिबल फॉर यू ऑल। एंड साथ ही साथ जो मेरा टेलीग्राम चैनल रहेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैं भी आपके लिए ये नोट्स में शेयर कर दूंगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए नहीं हो तो अभी कभी जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं सर। एमसीक्यूज वगैरह भी अपन रेगुलर बेसिस में पूछते रहते हैं। तो देखना सर, सीए फाइनल लॉ अमेंडमेंट्स मेनली अगर हम लोग बात करें सर, तो 3 ही चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स आए हैं और एकदम माइनर अमेंडमेंट्स हैं। एक मिसलेनियस प्रोविजंस का जो चैप्टर है, उसमें जो रजिस्टर्ड वैल्वर का सेक्शन है, सेक्शन 247, वहां कुछ माइनर अमेंडमेंट्स हैं। दूसरा फॉरेन कंपनी के चैप्टर में एक माइनर अमेंडमेंट है। और तीसरा पॉमला में आप बोल सकते हो एक अच्छा अमेंडमेंट है, ठीक है? पॉमला में आप बोल सकते हो एक अच्छा अमेंडमेंट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सबसे पहले अच्छे अमेंडमेंट को कवर कर लेते हैं, उसके बाद माइनर अमेंडमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कमिंग टू पॉमला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये अमेंडमेंट एक अच्छा अमेंडमेंट है एंड आप उम्मीद कर सकते हो कि एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए। तो आपको याद होगा सर, फॉर्मूला के अंदर ना पर्सन्स कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस का एक डेफिनेशन दिया हुआ था। अब वो डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ था सर, एक बार थोड़ा सा याद दिला दूं आपको। थोड़ा सा जो आपका मेमोरी है वो हमें भूलने की बीमारी है, तो थोड़ा सा याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो सर, रिपोर्टिंग एंटिटीज का जो डेफिनेशन था, रिपोर्टिंग एंटिटीज के डेफिनेशन में वी हैड बैंक्स, वी हैड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वी हैड इंटरमीडियरीज, और वी हैड पर्सन्स कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। पर्सन्स कैरिंग आउट डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। और ये जो रिपोर्टिंग एंटिटीज होती थी, इन रिपोर्टिंग एंटिटीज को क्या करना पड़ता था सर? फॉर्मूला के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी टू द मिनिस्ट्री रिगार्डिंग स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। तो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी हुई थी, और हर रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या करना रहता था सर? फॉर्मूला के तहत मिनिस्ट्री को रेगुलर बेसिस में रिपोर्टिंग करना रहता था। उसका लॉजिक क्या था? उसका लॉजिक ये था यार कि जो भी ट्रांजैक्शंस होगा, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा, वो इन रिपोर्टिंग एंटिटीज के थ्रू रूट होगा, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो इनके ऊपर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन लगाना कंपलसरी है। अब सर, ये जो पार्टिकुलर डेफिनेशन था पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, इसके अंदर 6 पॉइंट्स थे, कुल मिलाकर 6 पॉइंट्स थे। अब इसमें पॉइंट नंबर सी एंड एफ में चेंज है। पॉइंट नंबर सी एंड एफ में चेंज है। चेंज किया रादर आई विल से क्लैरिफिकेशन है, एडिशन है। तो पॉइंट नंबर सी के अंदर बोला हुआ था रियल स्टेट एजेंट्स एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ रियल स्टेट हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 20 लाख रुपीज और मोर। तो यहां पे बोला गया था सर, रियल स्टेट एजेंट्स भी किस में आते हैं? पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस के डेफिनेशन में आते हैं, जो भी रियल स्टेट के अंदर सेल परचेज का काम करते हैं, जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपीज है, उससे ज्यादा है। बट रियल स्टेट एजेंट्स कौन होंगे, इस बात का क्लैरिटी नहीं था। तो अपन क्लास में बोल दिया करते थे यार, जो रेरा एक्ट है ऑब्वियसली वहीं से अपन रियल स्टेट का डेफिनेशन ले लेंगे, बट लॉ मेकर ने उसे इसका क्लैरिटी नहीं दे रखा था। तो लॉ मेकर ने उसे इसका क्लैरिटी इंसर्ट कर दिया और बोल दिया कि रियल स्टेट एजेंट यानी कौन, जो डिफाइंड होगा अंडर सेक्शन क्लॉज 2 Act M ऑफ रेरा एक्ट। तो एकदम सिंपल सी बात है, एकदम आसान बात है। अल्टीमेटली यार, जो मेन चैप्टर है रियल स्टेट एजेंट्स के ऊपर, तो वहीं से अपन डेफिनेशन लेंगे ना। तो सेम चीज को लॉ मेकर ने क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद सर पॉइंट नंबर एफ, सच अदर एक्टिविटीज एज में सीजी में नोटिफाई। तो पॉइंट नंबर एफ के तहत क्या था कि सीजी ने अपने पास एक पावर एक्सरसाइज करके रखा था कि वो भविष्य में बाकी एक्टिविटीज को भी नोटिफाई कर सकता है कि वो भी पर्सन्स कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस के अंदर आएंगे, वो भी रिपोर्टिंग एंटिटीज के अंदर आएंगे, उनके ऊपर भी फॉर्मूला लगेगा। और इसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए सर सीजी ने क्या कर दिया सर, कुछ एक्टिविटीज नोटिफाई कर दी हैं। अब कौन सी एक्टिविटीज नोटिफाई की हैं सर, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक क्या है? तो देखो यार, अगर हम लोग बात करें ना, तो आजकल के मॉडर्न सिनेरियो में, आजकल के मॉडर्न जमाने में जो करंटली ट्रेंड चल रहा है, कि आप देखोगे कि सर जो वर्चुअल एसेट्स होते हैं ना, वर्चुअल एसेट्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। पहले एक जमाना था
तो पहले क्या था सर कि अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली फिजिकल एसेट्स, व्हेन वी थिंक अबाउट फिजिकल एसेट्स, मोस्टली फिजिकल एसेट्स अपने दिमाग में आते थे। मोस्टली फिजिकल एसेट्स का परचेज, फिजिकल एसेट्स का सेल, फिजिकल एसेट्स होल्ड करना, फिजिकल एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी, वो अपने दिमाग में आते थे, ठीक है। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो गया सर, वर्चुअल जमाना हो गया है, ऑनलाइन जमाना हो गया है। तो आजकल नया ट्रेंड क्या है सर कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं, जो वर्चुअल एसेट्स होते हैं, वो भी काफी ट्रेंड में है, वो भी काफी ट्रेंड में है। आपने देखा होगा सर कि ई बुक्स परचेज हो रही है, ई बुक्स के ऊपर अपना राइट्स एक्सरसाइज किया जा रहा है। रियल स्टेट प्रॉपर्टीज वगैरह भी वर्चुअल माध्यम से परचेज की जा रही है। जो करेंसीज होती हैं, करेंसीज का सेल परचेज चल रहा है। तो ऑल दिस एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट नाउअडेज, ऑल दिस एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट नाउअडेज। बट पहले तो ये सारी एक्टिविटीज इतना चर्चा में नहीं रहता था। सो अकॉर्डिंगली पहले इन एक्टिविटीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब लगा कि यार ये जो आज के टाइम में जो डिजिटाइजेशन का जमाना हो गया है, जो मॉडर्न जमाना हो गया है, तो सर जो गवर्नमेंट बेस्ड करेंसीज होती हैं उनका भी एक्सचेंज हो रहा है, उनका भी ट्रांसफर वगैरह हो रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती हैं, आप देखो कि क्रिप्टो करेंसी का कितना ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, एक्सचेंज सेल वगैरह हो रहा है। तो यार इनको भी फॉर्मूला के दायरे में लाना बहुत जरूरी है, इनको भी फॉर्मूला के दायरे में लाना बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंगली क्या करा देखना यहाँ पे लॉ मेकर ने, ये कुछ चीजें ये मैं आपको अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, आप लिख लेना। Recently, the Ministry of Finance has extended any anti-money laundering provisions to virtual digital assets business, VDA business यानी virtual digital assets business and service providers। तो recently Ministry of Finance ने क्या कर दिया, extend कर दिया anti-money laundering provisions to the virtual digital assets business and service providers। Ministry of Finance has extended scope of POMLA 2002 by adding activities related to virtual digital assets and cryptocurrencies under the act। तो अब POMLA के स्कोप को क्या कर दिया सर, एक्सटेंड कर दिया। क्लॉज एफ के तहत सीजन अपना पार एक्सरसाइज किया और पार एक्सरसाइज करके वहां पे क्या कर दिया कि भैया जो लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का काम करेंगे, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का बिजनेस करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, क्रिप्टो करेंसी वगैरह का करेंगे, वो लोग भी POMLA के दायरे में आएंगे, उनको भी एनी पर्सन डेजिग्नेटेड के डेफिनेशन में डाल दिया। अब सर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, नॉर्मली वी टॉक अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, नॉर्मली वी टॉक अबाउट ऑल द वर्चुअल गुड्स। जैसे आज के जमाने पे आप वर्चुअल क्लोथ्स हो कर सकते हो, वर्चुअल रियल एसेट्स हो कर सकते हो, डिजिटल बेस्ड सिक्योरिटीज हो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि फिजिकल कपड़े ही हो, जरूरी नहीं है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हो, जरूरी नहीं है कि फिजिकल सिक्योरिटीज ही हो। वर्चुअल गुड्स आप वो कर सकते हो, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। टोकन हो कर सकते हो कि जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है बट आपको भविष्य में एक सर्टेन राइट देने वाला है, एक सर्टेन एक्सेस देने वाला है। आप डिजिटल एसेट्स हो कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक हो गया, ई बुक्स हो गया, ये सारी चीजें। उसके अलावा सर एक कॉन्सेप्ट और होता है फिएट करेंसीज। क्या होता है सर, फिएट करेंसीज। तो फिएट करेंसीज भी आजकल बहुत ट्रेंड में देखा जाता है कि फिएट करेंसीज मतलब क्या हो गया सर, इसके अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी बैक्ड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी, इसको गवर्नमेंट बैक करता है एंड दैट इज एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि रुपीज हो गया, डॉलर्स हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, ये सारा कुछ। एंड विच इज नॉट बैक्ड बाय ए फिजिकल कमोडिटी लाइक गोल्ड और सिल्वर। तो ये जो भी गवर्नमेंट बेस्ड सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट बेस्ड करेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट बेस्ड एक्सचेंजेस होती हैं, जैसे कि रुपीज हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, दे आर नॉट बैक्ड बाय ए फिजिकल कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। तो जो भी करेंसी ये दो कैरेक्टरिस्टिक फुलफिल करेगा ना, उसको फिएट करेंसी बुलाएंगे। It is a type of currency backed by the government, accepted as a means of exchange, and it is not backed by a physical commodity like gold or silver। ठीक है, तो समझ में आया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब एंड फिएट करेंसीज का मतलब। अब लॉ मेकर का मंशा क्या है, लॉ मेकर का इंटेंशन क्या है कि भाई अब ये जो लोग ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फिएट करेंसीज वगैरह का एक्सचेंज वगैरह कर रहे हैं, उनको भी फॉर्मूला के दायरे में लाना है, राइट, उनको भी फॉर्मूला के दायरे में लाना है। तो अकॉर्डिंगली इन लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे अपने पार को एक्सरसाइज करते हुए ये जो पार्टिकुलर रेड हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको इंसर्ट कर दिया। सीजी हियर बाय नोटिफाइज द फॉलोइंग एक्टिविटीज व्हेन कैरिड आउट फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एज एन एक्टिविटी, एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज। कि भाई एक्सचेंज हो रहा है किस चीज के बीच में, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड फिएट करेंसीज के बीच में, कि रुपीज के बदले क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स के बदले क्रिप्टो करेंसी। यू अंडरस्टैंड, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में एक्सचेंज हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है यार, जस्ट इमेजिन कि दो लोग आपस में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा वो ट्रांजैक्शन वहां पे हो रहा है और वो फॉर्मूला के दायरे से बच के निकल जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला का फोकस वहां पे था ही नहीं, उन लोगों को फॉर्मूला ने कवर ही नहीं कर रखा था।
ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, तो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के रिगार्डिंग एक्सचेंज बात करें, आप इंटर एक्सचेंज बात करें, फेट करेंसीज के साथ एक्सचेंज बात करें, या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एक बंदा दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है या सेल कर रहा है या उनके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो सारा कुछ यहां कवर हो जाएगा, वो सारा कुछ यहां कवर हो जाएगा इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस। क्योंकि क्लॉज नंबर एफ के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर एक्सरसाइज किया है, और क्या किया है सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक्सटेंड कर दिया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजंस टू वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बिजनेसमैन एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। दिस इज द लॉजिक। तो चाहे भाई आपस में एक्सचेंज हो, ट्रांसफर हो, सेल हो, कंट्रोल की सिक्योरिटी एक्सरसाइज करना हो, कंट्रोल एक्सरसाइज करना हो, कुछ भी हो, एवरी ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, फैट करेंसीज, एवरी एक्सचेंज, एवरी ट्रांसफर, इट इज नाउ कवर्ड इन द स्कोप ऑफ फॉर्मूला, इट इज नाउ कवर्ड इन द स्कोप ऑफ फॉर्मूला। उसके अलावा सर फॉरेन कंपनी का बात करें तो फॉरेन कंपनी में सच कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। रूल 3 पार्टिकुलर्स रिलेटेड टू डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरीज टू बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार बाय द फॉरेन कंपनीज। तो इफ यू रिमेंबर सेक्शन 380 के तहत फॉरेन कंपनीज को क्या करना पड़ता था, कंपनीज को क्या करना पड़ता था सर, कुछ डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करने पड़ते थे टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एज ए फॉरेन कंपनी। अब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक पार्टिकुलर पॉइंट आता था कि जो भी उनके डायरेक्टर्स होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, उनके पार्टिकुलर्स सबमिट करने पड़ेंगे, और वो पार्टिकुलर्स का जो मेंशन है वो रूल्स में दिया गया था। तो उसके अंदर लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया था सर, पर्सनल नाम, सर नाम, फॉर्मर नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, स्पाउस का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, डिन नंबर, पासपोर्ट, सिन नंबर, पैन नंबर, सब कुछ आ गया था, मेल आईडी, मेंबरशिप नंबर, हर चीज आ गया था। अब यहाँ पे पार्टिकुलरली जो पॉइंट नंबर सी था ना, उसमें बोला गया था फादर्स नेम और मदर, उसमें बोला गया था फादर्स नेम और मदर्स नेम एंड स्पाउस नेम, कि फादर या मदर में से एक का नाम एंड स्पाउस का नाम। लेकिन अब वहां पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया और इंसर्ट कर दिया, बोले या तो फादर का नाम या मदर का नाम या स्पाउस का नाम, तीनों में से एक देने से काम चल जाएगा। तो सिर्फ इतना सा अमेंडमेंट है, ज्यादा काम का नहीं है। एंड फाइनली आते हैं अपन रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के अमेंडमेंट में, ठीक है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के अमेंडमेंट में। सो इफ यू रिमेंबर रूल 3 एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, तो रूल 3 सब रूल 1 था, रूल 3 सब रूल 2 था। तो रूल 3 सब रूल 1 के अंदर बोला गया है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति कब एलिजिबल होगा टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और रूल 3 सब रूल 2 के तहत बोला गया है कि कौन सा पार्टनर, कोई भी पार्टनरशिप एंटिटी या कंपनी कब एलिजिबल होगी टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो एक इंडिविजुअल भी अपॉइंट हो सकता है सर टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, या फिर एक पार्टनरशिप फर्म या कंपनी भी अपॉइंट हो सकती है टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। ये आपको मैंने पूरा का पूरा पोर्शन सिर्फ रेफरेंस के लिए दे दिया है, अमेंडमेंट सिर्फ एक लाइन में आया है। अब देखो रूल 3 सब रूल 2 के अंदर क्लॉज सी क्या कहता था, कि जितने भी पार्टनर्स या डायरेक्टर्स होंगे ना उस पार्टिकुलर फर्म के अंदर या उस पार्टिकुलर कंपनी के अंदर, वो लोग भी एलिजिबल होने चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर सब रूल 1। लॉजिक तो एकदम सिंपल है ना भाई, कि अल्टीमेटली कंपनी के अंदर कौन होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, एक पार्टनरशिप एंटिटी के अंदर कौन होंगे, पार्टनर्स होंगे, तो अल्टीमेटली वो लोग भी तो एलिजिबल होने चाहिए ना टू बी अपॉइंटेड एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर वो लोग अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में एलिजिबल ही नहीं है टू बी अपॉइंटेड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो वो फर्म भी एलिजिबल नहीं होगा, वो कंपनी भी एलिजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे लॉ मेकर ने ड्राफ्टिंग एरर किया था, पहले उसने शब्द यूज किया था इनएलिजिबल, पहले उसने एक शब्द यूज किया था इनएलिजिबल जो कि एक ड्राफ्टिंग एरर था, उसको अब कर दिया है नॉट एलिजिबल। मतलब कुछ भी नहीं है यार, टाइम पास है, आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो रूल 7A एक नया इंसर्शन है, रूल 7A, इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्सनल डिटेल्स बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू द अथॉरिटीज, ठीक है। तो भाई अगर कोई भी चेंज हुआ है पर्सनल डिटेल्स में, कोई भी चेंज हुआ है पर्सनल डिटेल्स में, कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है इन द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, या कोई भी मॉडिफिकेशन हुआ है या इन एनी क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो उस चीज का जानकारी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अथॉरिटी को देना होगा, उस चीज का जानकारी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अथॉरिटी को देना होगा, ठीक है। और फ्री में दे सकता है जानकारी या फीस लगेगा, फ्री में दे सकता है या फीस लगेगा, तो भैया फीस तो लगेगा, फ्री में कुछ काम नहीं होता, फीस तो लगेगा। तो आफ्टर पेइंग फी एज पर टेबल 1 इन एनेक्चर 5, तो कुछ भी चेंजेस है पर्सनल डिटेल्स में, मॉडिफिकेशन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टनर्स में, डायरेक्टर्स में, इन एनी क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो एफेक्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो क्या करना पड़ेगा सर, उसके बारे में जानकारी देनी होगी फीस पे करके एज पर टेबल एज पर द फीस गिवन इन टेबल 1 इन एनेक्चर 5। उसके बाद सर आता है रूल 8 कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन। अगेन इसमें भी कुछ काम का चेंज नहीं है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर जब भी वैल्यूएशन कंडक्ट करेगा तो वो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेगा, ठीक है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर जब भी वैल्यूएशन करेगा सर, वो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करेगा।
और जब तक वैल्यूएशन रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट मॉडिफाई नहीं करता तब तक वैल्यूअर कैसे वैल्यूएशन करेगा, किन प्रिंसिपल्स के आधार पे वैल्यूएशन करेगा। तो बोला गया था जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पे वैल्यूएशन करेगा, या और जो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रही हैं उनके आधार पे वैल्यूएशन करेगा। तो दो सोर्सेज दिया गया था, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स या फिर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। बट लॉ मेकर से गलती हो गई थी, इन दो पॉइंट्स के बीच वो और या एंड लिखना भूल गया था, खाली लिख के छोड़ दिया था कि ये दो वैल्यूएशन का तरीका रहने वाला है, और या एंड लिखना भूल गया था। तो अब लॉ मेकर ने क्लैरिफाई कर दिया, बोला बीच में और होगा, मतलब दोनों में से किसी भी एक तरीके से वैल्यूएशन करना है, दोनों में से किसी भी एक तरीके से वैल्यूएशन करना है। तो दिस आर द ओनली अमेंडमेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ इट, दिस आर द ओनली अमेंडमेंट्स, इसके अलावा कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो भाई तुमको डरने का कोई जरूरत नहीं है अमेंडमेंट्स के लिए, कोई अमेंडमेंट नहीं है। तुमको इंस्टीट्यूट का जो अमेंडमेंट शीट है वो भारी भरकम दिख सकता है, क्योंकि वो लोग पहले का भी सारा अमेंडमेंट डाल के रख देता है। तो पहले का अमेंडमेंट ज्यादा था, लास्ट अटेम्प्ट का अमेंडमेंट ज्यादा था, इसलिए तुमको वो बड़ा शीट दिखता है। और तुमको लास्ट अटेम्प्ट का अमेंडमेंट्स अगर रेफर करना है तो दैट इज अगेन अवेलेबल एट माय यूट्यूब चैनल, उसके अमेंडमेंट नोट्स भी अवेलेबल है एट द अपना मेंटर वेबसाइट। आप उन अमेंडमेंट्स को अलग से देख सकते हो, एंड आई विल एडवाइज यू कि आप उन अमेंडमेंट्स को देखिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम अपना फेमा में ना मोटा चेंजेस आया था, मेजर चेंजेस आया था। तो आई विल एडवाइज कि आप उन अमेंडमेंट्स को देखिएगा। ठीक है, उनसे एग्जाम में आने का चांसेस रहेगा इस बार भी। तो पिछले बार का अमेंडमेंट वीडियो भी देख लेना, पिछले बार का अमेंडमेंट वीडियो भी देख लेना, उनसे एग्जाम में आने का चांसेस है इस बार भी। ठीक है, उसका जो पार्टिकुलर लिंक रहेगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपके लिए। बट इस बार का जो अमेंडमेंट है नवंबर 23 का इन पार्टिकुलर, वो सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये 15 मिनट का वीडियो रेफर करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है फॉर द लॉ अमेंडमेंट्स। आई बिलीव इट इज वेरी वेरी क्लियर। एंड रिगार्डिंग ऑडिट ऑल्सो लेट मी इन्फॉर्म यू, कोई अमेंडमेंट नहीं है इस बार। ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं है इस बार। लेटर ऑन आरटीपी में अगर इंस्टीट्यूट अमेंडमेंट लेकर आता है तो आई विल बी कमिंग विद अ वीडियो फॉर द सेम, बट एज ऑफ नाउ कोई अमेंडमेंट नहीं है ऑडिट के अंदर। क्लियर है जी। एंड अगर हम लोग पेपर 6G की बात करें तो भाई लॉजिकल सा चीज है यार कि जो कॉमन चैप्टर है फॉर्मूला, तो वो पार्टिकुलर अमेंडमेंट वहां भी रहेगा, और बाकी दो चैप्टर्स आईबीसी में नहीं है, तो अकॉर्डिंगली बाकी दो चैप्टर्स जो है वो पेपर 6 में नहीं है अपना पेपर 6G में, तो ये अमेंडमेंट्स उस पार्टिकुलर पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं रहेंगे। लेकिन जो फॉर्मूला का अमेंडमेंट है वो पेपर 6G के लिए भी रेलिवेंट है। आई थिंक इतना तो एकदम कॉमन सेंस है अपना। ठीक है, तो बस इतना ही अमेंडमेंट करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार, कहाँ है इतना कंजूसी करते हो, क्या करोगे लाइक्स को बचाकर? लाइक करो फटाफट, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।